मेरा नाम है जी नरसी राम। मैं जिला हिसार हरियाणा का रहने वाले हूँ। मैंने जमीन ले रखी है, कृषि योग्य जमीन, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में, राउतसर के पास। और मैं आपकी ये यूट्यूब के ऊपर 1 साल से वीडियो देख रहा हूँ। बारीकी से मैंने आपके एक एक नुक्ते को समझने की कोशिश की है। जो आपने बताया है धरती के अंदर ह्यूमस बढ़ाना है, जो जीव जंतु हमारे खत्म हो गए धरती के अंदर, उनको वापस धरती के अंदर छोड़ना है। तो मैं इस विषय पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि ह्यूमस कितनी तादाद तक बढ़ाना है, उसमें जीवाणु हर साल छोड़ने हैं या 6 महीने में छोड़ने हैं, और इसके विषय में आप हमें बताएं। देखो, उपजाऊ जमीन, कृषि योग्य जमीन में 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए। जी। अभी देश का किसान जब मिट्टी की जांच कराता है हाँ जी। तो एवरेज ह्यूमस की मात्रा 0.3% है, यानी 70% कम कम। होना चाहिए 1%, हाँ जी। और बचा है 0.3%। हमारी खाद्यान्न की जरूरतें बढ़ गई और भौतिक संसाधनों की जरूरतें पड़ गई, और सब कुछ मुझे खेती से ही निकालना है, और खेत की सामर्थ्य हो गई कम। मतलब खेत की जो सामर्थ्य है वो वर्ष दर वर्ष घटती जा रही है और हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। तो जरूरतों की पूर्ति के लिए मैं टेक्नोलॉजी आधारित कृषि में फंसता जा रहा हूँ। ज्यादा फर्टिलाइजर दे करके, ज्यादा पेस्टिसाइड दे करके, उन्नतशील बीज बो करके, जमीन के नीचे का पानी निकाल करके अपनी जरूरतों को पूरा करने का किसान और आम जन आदमी प्रयास कर रहा है। और इसी प्रयास में वो अपनी जमीन को, जमीन के नीचे के पानी को, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को और जलवायु को खराब करता जा रहा है। ठीक है ना? ठीक है जी। तो जमीन में 1% से अधिक ह्यूमस बढ़ाना है, और वो बढ़ेगा जब जमीन में आप फसलों के अवशेष, खरपतवारों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र फेंकना, जलाना, बेचना। जैसे आज किसान फसलों के बहुत सारे अवशेष 100 रुपया क्विंटल बेच देता है। बेचना नहीं है, ये जमीन का हिस्सा, जमीन को लौटाना। ठीक है ना? हाँ जी। आग भी लगा देते हैं। आग भी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमको ये बेचना, फेंकना, जलाना नहीं है। नहीं। हमको जमीन को लौटाना है। और पेस्टिसाइड जो कहा, ये तो हो गया कचरा। अब रहा, इस कचरे को सड़ाएगा कौन? तो पेस्टिसाइड, उसको दे दो तौलिया वो। तो पेस्टिसाइड नहीं डालना, क्योंकि पेस्टिसाइड से जमीन के जीवाणु मरते हैं। तो अब मान लो आपने कचरा डाला भी था, तो उस कचरे को पचा करके ह्यूमस में, जीवांश में कौन बदलेगा? बदलने वाली सेना ही नहीं है। हाँ। ठीक है ना? तो जो ये कार्बन हम बढ़ाना चाहते हैं, इसको एक तो खेत में हो गया, उसको तो हम डालते ही डालते हैं। जैसे बाजरा होता है हमारे, कई बार उसकी कड़बी है वो फालतू हो जाती है। हाँ। उसको बारीक काट के उसका ढेर लगा के सड़ा के डाल दें। जैसे नरमा कपास की लकड़ी, उसको काट के ढेर ला के सड़ा के डाल दें। 1% पूरा करने के लिए हम जैसे खरीद कर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसान में हिम्मत है तो वो खरीद के भी डाल सकता है, जल्दी भी पूरी कर सकता है। तो ऐसा कर सकते हैं हम। बिल्कुल। देखिए, खेत में जो भी फसल बोई है, हाँ जी, फसल के दो रूप हैं। एक अनाज, फल, सब्जी के रूप में है, दूसरा अवशेष के रूप में है। बहुत सारी फसलों के अवशेष, जैसे आपने निरमा कपास कही, तो बेसिकली कपास का जो अवशेष है वो चूल्हे में खाना बनाने के काम आता था। जो ज्वार, बाजरा, मक्के की कड़वी है, वो पशुओं का भोजन है। पशु खाएगा तो गोबर होगा, गोबर खेत में आना चाहिए।
खेती का नियम ये है, प्राकृतिक खेती का नियम ये है कि प्रकृति की व्यवस्था को समझना। तो पशु भी खेती का हिस्सा है। अब जो किसान पशु नहीं पालते हैं तो वो ज्वार बाजरे की कड़बी को कुट्टी करके सड़ा करके खेत में डालें। डाल सकते। लेकिन अगर पशु पालेंगे हाँ तो दो लाभ होंगे। हाँ, पशु का भी काम चल गया, चल गया। और वो जो यहाँ सड़ने वाली थी आधा काम पशु ने कर दिया, उसको हाँ। गोबर के रूप में घी दूध भी मिलेगा उससे। घी दूध भी मिला। हाँ अगर बकरियां मांस भी मिला। हाँ, अगर बैल हैं तो खेती भी हुई खेती भी हुई। और उसका गोबर खेत में आ गया। हाँ प्राकृतिक खेती का यही नियम है। हाँ। तो लेकिन जिनके पास पशु नहीं है वो भी फसलों के अवशेष पुट्टी करके किसी हाँ। गड्ढे में, कच्चे गड्ढे में डाल करके मिट्टी से ढक करके कंपोस्ट बना के खेत में डाल सकते हैं। जैसे किसान आजकल जैसे तूड़े का भूसा है, गंवार का है या और किसी का है, जो ये ईंट बनाने वाले ईंट भट्ठे लगे हुए हैं, उनको 300 350 रुपए कुंटल, 200 रुपए कुंटल उनको दे देते हैं। हम हमारे पड़ोस में किसानों को समझाया भी है, ये भट्ठे पर देने की बजाय आप इसको अपने खेतों के अंदर डालो। बिल्कुल। जो इनकम तुम्हें वहां से होगी उससे डबल इनकम यहाँ से आप खेत से ले सकते हैं। बिल्कुल। देखो अभी किसान पैदावार बढ़ाने के लिए ढेर सारा यूरिया, डीएपी, पोटाश, जाइम, जिंक, सल्फर डाल रहा है। हाँ जी। ये जो उसने बेच दिया 200-250 रुपए कुंटल में, हाँ। मान लो 50 कुंटल बेच दिया 12,000 रुपए का, हाँ जी। इतने का बिका। हाँ। और 50 कुंटल से वो अपनी 1 हेक्टेयर जमीन में ह्यूमस बढ़ा सकता था। ह्यूमस बढ़ा सकता। तो जब ह्यूमस बढ़ता तो हमको ये 12,000 रुपए का फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बच जाता। हाँ, खरीदना नहीं पड़ता। जमीन भी स्वस्थ होती, उसका उपज का जो स्वाद था वो भी बढ़ता और उसका पोषण भी बढ़ता, यानी पौष्टिकता भी बढ़ती। तो अभी ये बेच दिया, यूरिया डीएपी डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, तो क्या हुआ कि आप खाने के लिए तो कह रहे हो कि मैं भोजन खा रहा हूं, लेकिन भोजन के नाम पर आप जहर खा रहे जहर खा रहे हैं। तो जैसे धरती की उपजाऊ शक्ति को तो हमने पूरा कर लिया, जैसे ह्यूमस बढ़ा के जीवाणुओं का संग्रह करके खेत के अंदर। आपने पेड़ पौधे लगाने के लिए भी कहा है। जैसे राजस्थान में एक मशहूर पेड़ है जिसको खेजड़ी बोलते हैं, वो किसान के लिए बहुत उत्तम है जी। उसके वो फल भी लगते हैं, उनका भी भाव बहुत अच्छा है, 1200 रुपए किलो बिकती है वो सुखाई हुई, और पौष्टिक भी है। वो पौधा खेत की उपजाऊ शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो मैंने अपने खेत के इर्द गिर्द खेजड़ी लगाने की सलाह करी है। बिल्कुल। खेजड़ी के जड़ के पेड़ के बिल्कुल नजदीक आप कोई बो दोगे वो भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ सीधी नीचे जाती है और नमी को धरती से ऊपर लाती है ये। बिल्कुल। इसमें ये गुण है एक पौधे में। एक बुई है, बुई आकार का पौधा होता है, वो भी नमी को धरती से ऊपर लाता है। उसके अंदर सरसों का, चनों का अगर कोई बूटा होगा नहीं तो वो ताकतवर होगा। अब बात है जो जैसे हम चना बोते हैं तो उसके फल के अंदर वो सुंडी हो जाती है। इसी तरह नरमा कपास बोते हैं, वो गुलाबी सुंडी, तो उनका कोई समाधान साहब? देखो अभी आपने केवल बात की खेजड़ी की। हाँ, खेजड़ी का पौधा राजस्थान में पूजनी पौधा है, पूजा जाता है। हाँ जी। हमको बहुत सारे जो कीड़े, लाइलाज कीड़े हैं जिनको मारने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है, उनसे बचना है। बचने के लिए खेत में पक्षियों का होना जरूरी है। खेजड़ी के पेड़ में पक्षियों का ठिकाना कम है। तो प्रकृति ने पक्षियों के लिए भी पौधे बनाए हैं। जैसे खेजड़ी में कोई जो फल लगता है 1 महीने के लिए लगता है। पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, नीम है, जामुन है, महुआ है, ये एक्चुअल पक्षियों के पौधे हैं। तो
पाकड़ में 7 महीना फल रहता है, गूलर में 6 महीना फल रहता है। तो इस प्रकार के पेड़ों को भी हमें लगाना पड़ेगा ताकि वहां पक्षी आ जाएं। हाँ। दूसरा, पक्षियों के लिए कहीं भी छोटा सा पानी का जलाशय, छोटा सा ही सही, मतलब 2 मीटर बाई 2 मीटर का ही सही, हाँ हाँ, पानी का प्रबंध होना साल भर उनको पीने के पानी की व्यवस्था होगी तो पक्षी आ जाएंगे। और जब पक्षी होंगे तो आपको ये जो कपास का और जो कीड़ा बताया आपने, लाल कीड़ा, हाँ जी, वो नहीं आएगा। नहीं उसको कंट्रोल प्रकृति करेगी। प्रकृति। जैसे कीड़ा आ जाए, वैसे तो हमारे वो पानी जलाशय क्या, वो राजकनाड़ बहती है 200 फुट चौड़ी, हमारे बिल्कुल खेत के अड़के चलती है वो। और मैंने जामुन के भी पौधे लगा रखे हैं 20-25। बड़ है मेरे खेत में, एक तो बहुत बड़ा है, 2 छोटे हैं, और बकैड़ है 8-10 दरख्त लगाने शुरू कर रखे हैं मैंने, काफ़ी हरियाली है। तो अगर उस सड़क के अंदर जो थोड़ा बहुत स्प्रे डालना पड़ जाए तो मजबूरी बस, जैसे कपास बो रखी है मौके पर मैंने। ठीक है, सुनो, हम बताते हैं कि जब तक किसान जैसे मजबूरी में डालना पड़ जाए तो क्या करें। हाँ, मजबूरी से बाहर निकालना है, हाँ जी, हमको मजबूर नहीं होना है। हाँ, क्योंकि ये ध्यान रखना कि प्रकृति में जितनी भी इकाइयाँ हैं सबका कोई ना कोई उपयोग है। हाँ, अब जब आप मजबूरी में लाल कीड़े को मारने के लिए दवा डालोगे, हाँ, तो क्या आप समझते हो कि लाल कीड़ा मरेगा? काफ़ी चीज़ में। वहाँ पर जितने भी इंसेक्ट हैं सब मरेंगे। हाँ, ये तो है। ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती में हमें किसी भी इकाई को मारने का काम करना ही नहीं है। करना ही नहीं परमात्मा पर यकीन तो रखो। है। हम तो डर जाते हैं, डर जाते हैं, ये तो है। और डर के आगे जीत है। डर गया समझो मर गया। मर गया। हाँ, आपको परमात्मा, आप धरती की पूजा करते हो, पेड़ लगा लिए हो, अपना ईमानदारी के साथ फसलों का अवशेष वहीं सड़ाते गलाते हो, फिर परमात्मा के भरोसे छोड़ दो सब चीज़। ठीक है जी। क्योंकि अभी 70 साल से हमने भगवान और प्रकृति की व्यवस्था में यकीन ना करके तकनीकी कृषि तकनीकियों पर यकीन किया है। उसी का तो परिणाम है किसान कर्जदार है। कर्जदार है। और लोग यही चाहते हैं किसान कर्जदार बना रहे, इसलिए लोग डराते रहते हैं। एक वीडियो हम देखते हैं भाई, पानी के अंदर 200 लीटर पानी के अंदर तेजाब डालकर, जैसे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग बताते हैं भाई ये 30-40% खाद तो पौधा ले लेता है, बाकी धरती के अंदर जमा हो जाती है। डीएपी है, पोटास है, और है, सल्फर है। तो वो क्या तेजाब डाला हुआ पानी हम धरती में छोड़ेंगे, तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा जीवों को? देखो, जब बहुत सारे पंजाबी हाँ जी, ये टेक्निक खोज के लाए हैं, हाँ, राक फास्फेट से डीएपी बनती है। हाँ, तो राक फास्फेट से जब डीएपी बनाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराते हैं। हाँ, तब राक फास्फेट में जो डीएपी फास्फेट है तब वो घुलनशील बनता है। इसीलिए डीएपी को हम केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है ना। तो उसके 30% फसल ले लेती है, 70% वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाता है। अब आपके इलाके में बहुत सारे सिख लोग है, 200 लीटर पानी में 2-3 लीटर तेजाब मिलाते हैं और पानी में छोड़ देते हैं। तो चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड फिर गया तो जो फास्फेट अनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर सोल्यूबल बना दिया। तो फसलों को देखने के लिए तो ठीक हुआ, लेकिन प्रकृति का धरती माता का नुकसान हुआ। धरती माता में रहने वाले जीव जंतुओं को हानि हुई है। तो ओवरऑल ये नुकसानदायक चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो ये हम जीवाणु डालते हैं ये भी इसको जो सॉलिड खाद है इसको कन्वर्ट कर देती है।
मूल रूप से ये सूक्ष्म जीवाणु ही, धरती में पाए जाने वाले लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु ही धरती को संवारते हैं, सजाते हैं। इन्हीं को संवारने दो, तुम तो केवल कचरा डालो। कचरा बकाया काम, जैसे आज देश के बहुत सारे किसान ह्यूमिक एसिड बाल्टी में जो आती है 20-20 किलो की, डालते हैं। 1200 की हाँ ह्यूमिक एसिड डालते हैं। ह्यूमिक एसिड क्या है कि जहाँ कचरा जब जमीन में पड़ा है, जब जीवाणुओं के संपर्क में आता है और वो डिकम्पोज होता है तो ह्यूमिक एसिड निकलता है। तो नेचुरली निकलने दो। हाँ। तुम बाजार से लाके डालते हो ओलिक एसिड, पल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, फलाना एसिड। ये सारी प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति सारे पोषण देती है, सारे एसिड बनाती है। हम प्रकृति से कहते हैं अब तू मत बना, अब ये मैं फैक्ट्री में बनाऊंगा। हाँ, फैक्ट्री से बना के जो लाऊंगा वो खाना। जैसे अब समझना, पहले हर घर में दाल, रोटी, सब्जी, चावल बनता था। आज 30% आबादी देश की शहरों में रहने वाली रेस्टोरेंट में जाती है। घर का चूल्हा खत्म हो गया, वो खाते हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन मंगाते हैं और बीमार हैं। बीमार, ठीक है ना। तो बस वही हाल है। यही हाल है। तो आप एक स्प्रे के बारे में बता रहे थे, क्या नाम है उसका? संजीवनी। संजीवनी खाद। तो एक तो जीवामृत हो गया धरती में जीवों को बढ़ाने के लिए। धरती के अंदर ज्यादा से ज्यादा कचरा, मलमूत्र डाल दो। एक तो ये पद्धति है। उसके अंदर जैसे अब चौमास है, नमी के टाइम वो जीवामृत डाल दो उसके अंदर। बिल्कुल। दूसरी पद्धति आपने बताई है ये स्प्रे वाली, संजीवनी खाद। संजीवनी खाद। तो इसके बारे में भी हमें विस्तार से बताएं। देखो क्या है कि जैसे नेचर डिस्टर्ब हो गया, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, धरती अनफर्टाइल हो गई, नीचे का पानी सूख गया, हाइब्रिड सीड आ गए। अब किसान सब्जी बोया है तो उसने ये जीवामृत डाल दिया। लेकिन अभी इंसेक्ट हैं नेचर में जो पत्ती का रस चूसने आएंगे, पत्ती को काटने आएंगे। तो पत्ती का रस चूसने वाले और पत्ती को काटने वाले कीड़ों से बचने के लिए, क्योंकि मैं कहता हूँ प्रकृति के भरोसे छोड़ दो। किसान कहता अरे बाबूजी मैंने तो भिंडी लगाया है, टमाटर लगाया है, प्रकृति के भरोसे छोड़ दूंगा तो ऐसा ना हो, कहीं डरता बेचारा। हाँ, हर रोज आपके पास फोन भी आता। तो हम उससे कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आप संजीवनी खाद बना लो। हाँ। तो कहता है जी क्या क्या कंट्रोल हो जाएगा? तो मैं साफ बोलता हूँ, पत्ती का रस चूसने वाले, पत्ती काटने वाले और फसल में वायु जनित बीमारी, हवा से फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल करेगा। पत्ती का रस चूसना, पत्ती को काटने वाले कीड़ों को कंट्रोल करेगा और ग्रोथ प्रमोटर, वृद्धि नियामक का काम करेगा। बकाया जैसे काटन का वो लाल बर्म है, रेड बर्म, उस पर कोई असर नहीं होगा इसका। तना छेदक, रूट छेदक, मतलब ये जो रूट बोरर, सूट बोरर, स्टेम बोरर है ना, इन पर उसका संजीवनी का कोई असर नहीं होगा। तो इनके लिए मैं कहता हूँ कि खेत के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी, यानी तितली आ जाए, मधुमक्खी आ जाए, चिड़ियाँ आ जाए, वही कंट्रोल कर पाएंगे। पेड़ पौधों को बढ़ाना है, पेड़ पौधों को बढ़ाना है। तो उसकी विधि बनाने की, संजीवनी की, हाँ जी, संजीवनी खाद को बनाने की विधि ये है कि 200 लीटर का एक पूरा ढक्कन कटा हुआ ड्रम लीजिए। हाँ जी, ढक्कन पूरा कटा हो। 30 किलो नीम की पत्ती लीजिए, उनको कुचल लीजिए, डाल दीजिए। 30 किलो ताज़ा गोबर डाल दीजिए, 3 किलो गुड़ डाल दीजिए। तो 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, 63 किलो हुआ। 63 लीटर पानी डाल दीजिए, धूप में रख दीजिए। गर्मी के समय 6-7 दिन, ठंड में 12-15 दिन में ये फर्मेंटेट हो जाएगा। रखना धूप में ही है, धूप में रखना है। अब ये जो इतना बड़ा ड्रम है जिसमें करीब करीब 125 लीटर मात्रा है, इसके आप 3 स्प्रे कर सकते हो। 40 लीटर, 40 लीटर, 40 लीटर जब स्प्रे करना होगा। ये 1 एकड़ का है, 1 एकड़ का नुस्खा है। 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए नुस्खा है।
जब आपको स्प्रे करना है तो बगल में फिर एक ड्रम रखोगे, हाँ। उसमें 160 लीटर पानी भरोगे। हाँ इसको हिला करके इससे 40 लीटर इसमें डालोगे, हाँ 24 घंटे के लिए छोड़ दोगे। हाँ तो इसमें जो रसायन बने थे हाँ वो उस पानी में घुल गए, बोल गए। और इसमें जो सॉलिड 50% सॉलिड मटेरियल था उसका 90% नीचे बैठ गया, बैठ गया। क्योंकि छान के स्प्रे करना है। हाँ अगर इस 40 किलो को मैं छनवाऊंगा तो आप छानने में बड़ी मुश्किल आएगी। हाँ वो गाढ़ा सा और हो जाएगा। तो जब इसकी 40 लीटर मात्रा या 160 लीटर में आ गई तो रसायन घुल गए, हाँ ऊपर आ जाएंगे वो। 90% नीचे चीज़ें बैठ गई। अब इसको छानना आसान हो गया। छानो। तो छानिए और स्प्रे करना है खेत में 1 एकड़ में। हाँ अगर चिकनी पत्ती का कोई फसल है, जैसे लहसुन है, प्याज है, अरबी है, जिसके पत्ते स्मूथ हैं, हाँ हाँ उनमें स्प्रे करना हो तो आधा चम्मच, एक टंकी में आधा चम्मच निरमा डाल लें हाँ या 50 ग्राम गुड़ घोल लें, गुड़ गुड़। ताकि पत्ती में स्टिक कर जाए, चिपक जाए मटेरियल। ठीक है जी। और अगर रफ पत्ती है तो उसमें ये भी मत डालिए। हाँ बस 3 स्प्रे करना है आपको 12-12, 15-15 दिन के अंतर पर। हाँ सब्जी वाला कोई किसान है तो 6 स्प्रे करने, तो फिर एक बार बना ले। हाँ हाँ बस ये पत्ती काटने वाले, रस चूसने वाले और हवा जनित बीमारियों से ये फसल बच जाएगी, हाँ। फल में शाइनिंग आएगी। बस इतना तो सा। जैसे ये आजकल चल रही है नहीं भी NPK 12 32 16 फलाना दिख रहा है, ये स्प्रे करते हैं ग्रोथ प्रमोटर के लिए, वो नहीं करनी पड़ेगी ये ना डालने के ना बाद। ना ना, ये दोनों काम करेगी। दोनों काम करें। दोनों काम करेगी। तो जैसे अब चौमासे का टाइम तो आ ही गया है, हम जाकर इसको बनाएंगे, ये जल्दी बन जाए वो प्रक्रिया समझाओ हमें, जल्दी कैसे तैयार हो जाए जीवामृत। जीवामृत। देखो, बैक्टीरिया जो लाभदायक जीवाणु हैं, हाँ। इनके मल्टीप्लाई होने का एक सिस्टम है प्रकृति का। हाँ। जैसे कोई माइक्रोब्स 8 घंटे में 2 सेल बनेगा, हाँ कोई 12 घंटे में, कोई 20 घंटे में। हाँ जी। तो ये तो देखो, जैसे बच्चा होता है ना एक इंसान का, हाँ वो टाइम तो 9 महीना लगता है। लगता है। तो इनके भी एक माइक्रोब्स को 2 माइक्रोब्स में कन्वर्ट होने के लिए मान लो 10 घंटा लगता है। तो जल्दी बनाना है तो जामन, जैसे दही जमाना है, आपके पास 1 चम्मच जामन है और 5 लीटर दूध है, और आप कह रहे हो जी मैं रात को जमा दूं सुबह जम जाए, तो नहीं जमेगा। तो जामन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, 3 चम्मच करना पड़ेगा। तो जल्दी बनाना है अगर किसी को, मान लो जैसे मैं कहता हूँ 5 लीटर जीवामृत ले जाएंगे, 200 लीटर बनाएंगे, तो आपको 50-55 दिन लगेगा, 28 किलो भोजन देना है। अब कोई जल्दी बनाना है किसी को तो 10 लीटर जीवामृत ले जाए, तो 30-35 दिन में बन जाएगा। 15 दिन में बनाना है, जीवामृत की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी बस। या खाने की? ना खाना उतना ही है भाई, हम 4 रोटी खाते हैं। हाँ चारी, तो हम 8 खाएंगे तो क्या बहुत बड़े हो जाएंगे? ना खराब हो जाएंगे। ठीक है ना? ना ठीक है। तो उसकी खाने की लिमिट है हाँ कि वो कितना खाएगा और कितने समय में मल्टीप्लाई होगा। हाँ, जैसे सामान्य प्रक्रिया में ये 2 महीने में तैयार हो जाता है। 5 लीटर ले जाओगे, 200 लीटर बनाना है, तो 28 किलो भोजन जब दोगे 2 महीने में, हाँ तो ये 50-55 दिन में बन जाएगा। बन जाएगा। अब हमको 30 दिन में बनाना है तो 10 लीटर ले जाइए, 15 दिन में बनाना तो 20 लीटर ले जाइए। अच्छा, धरती में नमी होनी चाहिए, ये पानी लगा कर डाले, ये फिर तो कौन से भी सीजन, गर्मी छोड़ के कौन से सीजन में भी डाल सकते, सर्दी में भी डाल सकते हैं इसको? मिट्टी में नमी हो। हाँ अगर जैसे ये बरसात का सीजन, अगर खेत में पानी भर गया है, हाँ हाँ तो 200 लीटर ड्रम में से 20 लीटर की बाल्टी लीजिए, हाँ। और 1 एकड़ जमीन में 35-40 जगह आधा लीटर हाँ, थोड़ा फेंक छिड़क दीजिए, पानी के साथ मिलके चला जाएगा। चला जाएगा। अगर पानी नहीं भरा है, खेत में नमी है और जुताई लायक खेत है, हाँ तो इसी 20-25 किलो लीटर जीवामृत को 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाइए और छिड़क दीजिए। और छिड़क के जुताई कर दीजिए। 2 ही इसके वो है। ठीक है। ठीक है ना? जैसे आगे हम सरसों चना गेहूँ बोएंगे तो उसमें ये प्रक्रिया गोबर में मिला के छिड़कने वाली कर सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जीवामृत तो हर साल ही डालना पड़ेगा फिर धरती के अंदर?
जैसे देखो- गर्मियों में आप कहते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। हाँ देखो सुनो, हाँ जिस किसान के खेत की मेड़ों पर छायादार पेड़ हो गए हैं, जो अप्रैल मई जून की गर्मी में नीचे जमीन में छाया मारते हैं, हाँ जी, छाया खूब अच्छी रहती है, हाँ जी। तो ये बैक्टीरिया दो कारण से मरते हैं जीवाणु, या तो पेस्टिसाइड डाल के मरते हैं, हाँ या गर्मी में अप्रैल मई जून की तड़कती हुई गर्मी में मरते हैं। हाँ मरते हैं। अगर किसी किसान ने खेतों की मेड़ों पर अच्छे खूब छायादार पेड़ बना लिए हैं और पेस्टिसाइड नहीं डालता, तो उसको एक बार डाल करके दोबारा कभी डालना ही नहीं। हाँ वो उसमें से फैल जाएंगे। गर्मी में जो खेत नंगा है हाँ वहाँ मर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जिस खेत में छाया है, जिस इलाके में, वहाँ ये जिंदा रहेंगे, और जब बारिश होगी, ज़मीन ठंडी होगी तो फैल जाएंगे। फैल जाएंगे। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? जीवामृत बन गया, जैसे जामन के लिए ये किस तरह रखें फिर लगातार? जब आप एक ड्रम बना लिए, हाँ खरीफ में उपयोग कर लिया, मैं अक्सर कहता हूँ जीवामृत को खरीफ के सीजन में ही प्रयोग करिए। हाँ यही टाइम है। ये सीजन में चूंकि जीवाणु नमी की दशा में फंक्शन करते हैं, सीधी सीधी बात है। हाँ हाँ खेत सूख गया, इनका फंक्शन बंद हो गया, खेत गीला रहेगा, ये फंक्शन ज़्यादा करेंगे। तो बरसात के दिनों में आपने डाल दिया, अब 200 लीटर में से आप 5 लीटर 10 लीटर छोड़ दें, उसमें फिर पानी भर दें। अब आपको रबी में गेहूं बोने के लिए डालना है, तो उसमें पानी डाल दिया। अभी मैंने कहा कि 55 दिन में तैयार करना है, इसलिए 28 किलो चीनी चाहे एक बार में डाल दें चाहे 2 बार में डाल दें, 55 दिन के अंदर। अब आपको 4 महीने बाद फसल बोनी है, 5 महीने बाद बोनी है। अगर यहाँ पर आपने भोजन पूरा दे दिया तो फिर 55 दिन में बन जाएगा। अब अभी तो 2 महीने बाद फसल बोनी है। अब ये बैक्टीरिया पूरा ड्रम में फैल चुका है, अब इसके आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसको भोजन दे के भी जिंदा नहीं रखा जा सकता, तो अब ये मरेगा। जितना तेजी के साथ इसकी इकाइयाँ बढ़ी थी, अब उसी तेजी के साथ ही घटेगा। तो करना क्या है कि ये धीरे धीरे ग्रोथ करे। इसके लिए जो 28 किलो भोजन है वो हमको 5 महीने में देना है। 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो हर महीना। इस तरह देते रहे तो क्या होगा कि ये चूंकि भोजन की कमी के कारण मल्टीप्लाई नहीं होगा, कम होगा, स्लो ग्रोथ होगी, तो जाकर के नवंबर में फिर आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है ना? तो यही इसको जिंदा रखने की विधि है। अगर आपका 10 लीटर बच गया और आपने उसमें पानी नहीं डाला, भोजन नहीं डाला, और सोचेंगे कि ये फिर मैं अक्टूबर में फिर बनाऊंगा, तब तक वो ख़त्म हो लेगा। तो उस चक्कर में ना पड़े। जैसे गऊ का ही मूत्र, गऊ का ही गोबर, वो तो मैंने आपकी सुन ली, गोबर होता है, मूत्र होता है, उससे तो वो ये भी बड़ा कंफ्यूज था, मान ले दिमाग के अंदर, गऊ का ही गोबर, गऊ का ही मूत्र कहाँ से लेंगे? देखो क्या है, ये जो गौ शब्द है ना, गाय को मैंने माता का दर्जा दिया। हाँ जी, अनादिकाल से। और माता क्यों कहा गया इसको? क्योंकि गाय जो बछड़ा पैदा करती वो शिव की सवारी है, नंदी कहा गया। जब ट्रैक्टर नहीं था आपके पास, तो हमारा जीवन किससे चल रहा था? बैलों से ही। तो गाय इसलिए माँ थी कि आज जो ट्रैक्टर 12 लाख का आ रहा है, गाय 2 साल में 2 बछड़ा दे देती थी, एक ट्रैक्टर पैदा कर देती थी। और कैसा ट्रैक्टर था कि ये फसलों के अवशेष खाता था, कोई खर्चा नहीं था, गोबर कर देता था, वो भी काम आता, खेत की फर्टिलिटी बढ़ती थी। अभी जिस चीज़ को आपने पीछे वाले प्रश्न में कहा कि ज्वार की, बाजरे की कड़वी को कुट्टी करके सड़ा दें, तो आपको सड़ाने की क्या जरूरत है? बैल ने खाया और गोबर कर दिया, गोबर सड़ करके खेत में पहुंच गया। यानी कि जो बेफालतू की चीज़ थी उससे वो डीजल था हमारा, वो कड़वी डीजल थी। और बैल ने श्रम कर दिया, आपका खेत जोत दिया, तो डीजल नहीं खरीदना पड़ा। बिल्कुल। बैल हल्का है तो जमीन को कॉम्पैक्ट नहीं किया। ट्रैक्टर 10 टन 4 टन का ट्रैक्टर तो जमीन को कठोर बना देता है ना। तो इसलिए गाय को माँ मानते थे, क्योंकि उसका पहला उपहार था बैल, दूसरा उपहार था अमृत स्वरूप दूध। आज देश में बैल से कोई खेती करता नहीं है, तो बैल तो सड़क पर घूम रहा है। गाय माता जिसने बछड़ा, तकलीफ की वजह से उसका दुग्ध उत्पादन कम हो गया, तो जो 6 लीटर दूध देती थी वो 3 लीटर देने लगी।
तुम्हारी भैंस दे रही 8 लीटर, हाँ, तो आपने उसके राशन में कटौती कर दी। कर दी। जब राशन में कटौती कर दी तो फिर और कम दूध हो गया, उसका 1 ही लीटर रह गया। हाँ, अब फिर आपने उसको छोड़ दिया छोड़ कि 1 लीटर के चक्कर में कौन इसको सानी चारा करे, हाँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब लोग गाय को बचाना चाहते हैं, तो गाय को बचाने का एक गलत तरीका है गलत तरीका है। कि गौमूत्र और गोबर, हाँ, जिस देश के सनातनी लोगों ने गाय के बछड़े को तवज्जो नहीं दिया, गाय के दूध को तवज्जो नहीं दिया, वो गौमूत्र और गोबर के लिए गाय पाल लेंगे, नहीं पड़े। ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए कई बार हमारा विरोध हो जाता है, लोग कहते हैं कि आप गाय के विरोधी हो। विरोधी नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं चाहता हूँ किसान बैल से खेती करे, गाय का दूध पिए, तो जब भैंस जैसा राशन इसको दोगे तो 6 लीटर दूध देगी। बिल्कुल। अभी भैंस को तो आप 1 किलो खली देते हो, 4 किलो दाना देते हो, 10 किलो हरा चारा देते हो, 5 किलो भूसा देते हो, तो वो 7 लीटर दूध देती है। गाय को क्या देते हैं आप? सूखा गेहूं का भूसा डाल देते हैं, उसमें 250 ग्राम 100 ग्राम उसको बेवकूफ़ बनाना का काम करते हैं। तो माँ को तो हम बेवकूफ़ बनाते हैं, और भैंस जिसको मैं कहता हूँ कि पड़ा जैसा दिमाग हो जाएगा, उसको मैं अच्छा राशन देता हूँ। तो अब मैं गाय के मूत्र और गाय के गोबर में क्यों फंसा हूँ? अगर मैं गाय को माँ मान करके अपने खूंटे में बांधूँ, उसके बछड़ों से खेती करूँ, तो गाय का पेशाब और गोबर तो फाइनल प्रोडक्ट है, वो तो देगी। बिल्कुल। और उसको बटोर के मैं खेत में ही ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा। लेकिन अभी तो लोगों ने गाय के पीछे डब्बा लेके खड़ा करने वाली कहानी बता दी। हाँ, वो बता दी, वो समझ में आने ठीक है ना, वाली। तो वो मेरे समझ में भी नहीं आती। आपकी शतान साहब सारी बातें सरल और समझने लायक बात है। इसको हम भी बढ़ावा देंगे, पहले हम करेंगे, कामयाब होंगे, फिर इसको आगे बढ़ावा देंगे। नहीं, आप तो कर लोगे। हाँ, कर लेंगे, हम करेंगे, मेरी दिलचस्पी है इसके अंदर। और जिस तरह आप खेती की भी नहीं, जैसे आप एक सत्संग सा कर देते हो ये भी है। सुनो तो, जैसे धर्म के बारे में ये पाखंड वगैरह देखो क्या है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप सुनना आप। हाँ, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। हाँ जी। धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि। यही खेती कराते हैं। हाँ, यही 5 देवता ही, इन्हीं की बदौलत खेती होती है। हम तो केवल बीज बोते हैं। तो धरती फर्टाइल होगी, धरती को माँ माने, इसको उर्वर बनाए। पानी, बारिश, जैसे अभी बारिश हो रही थी, इस बारिश का पानी रोके, जमीन का पानी कम से कम निकालें, तो विष्णु भगवान की पूजा हो गई। बिल्कुल। पानी की पूजा ही विष्णु की पूजा है। हाँ जी। पानी का सदुपयोग, पानी का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं। हाँ। दूसरा, जितना जंगल अधिक से अधिक लगा सकें, चूंकि यही माँ पार्वती है। बिल्कुल। अब सूरज तो अपना काम कर ही रहा है, आकाश अपना काम कर ही रही है, वायु अपना काम कर ही रही है। तो वायु की पूजा हमें नहीं करनी। वायु तो अपने आप में समृद्धशाली है, आकाश अपने आप में समृद्धशाली है, सूर्य भी है। तो जब मैं कहता हूँ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का मतलब है धरती की उर्वरता का संरक्षण और वर्षा के पानी का संरक्षण, ठीक है ना। तो 2 चीज़ों को संरक्षित करिए, और उसके बाद जीव जंतुओं, वन वनस्पतियों का संवर्धन। खेती का नाम क्या है? खेती का नाम है जीवों का और वनस्पतियों का संवर्धन। यानी गाय का संवर्धन, बकरी का संवर्धन, मुर्गी का संवर्धन, केंचुए का संवर्धन, मेंढक का संवर्धन, घासों का संवर्धन, वनस्पतियों का, वृक्षों का संवर्धन। खेती का दूसरा नाम संवर्धन ही है। खेती का दूसरा नाम भगवान की पूजा ही है। खेती का नाम धर्म है। खेती का नाम ज्ञान है। अभी क्या हुआ? अज्ञान की चादर से सत्य को ढक दिया गया है ताकि सबके धंधे चलें। नमस्कार।